क्रोनोलॉजी समझिए। पहले जज अपने हिसाब से नियुक्त कर दो, फिर फैसले को अपने हिसाब से लिखवा लो और कहो कि कोर्ट का फैसला है, मानो। कानूनी तरीके से जनता के अधिकार को कुचलने का यह आसान रास्ता हो गया है कोर्ट का आदेश। भारत के चैनलों पर जब तक पेशाब का सीधा प्रसारण होता रहेगा, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आपके विवेक को नष्ट करने की इतनी आजादी आपको कहां मिलेगी? कुचलना और कुतरना दोनों में अंतर होता है। एक दौर था जब लोकतंत्र एक ही बार में कुचल दिया जाता था। अब धीरे धीरे कुतरा जाता है, जैसे चूहा कुतरते कुतरते किसी चीज को खा जाता है। फ्रांस में पेंशन को लेकर जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल में न्यायिक सुधारों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके मूल में केवल न्यायिक सुधार और पेंशन की रक्षा नहीं है, संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाए रखना भी है। जिस समय इन दोनों चीजों को बेकार माने जाने लगा हो, नेता की चुनावी जीत को ही अंतिम सत्य घोषित किया जा रहा हो, उसी दौर में इजराइल और फ्रांस की जनता संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिए सड़कों पर उतर आई है। जनता का विरोध सरकार के भीतर तक पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारी भी सड़क पर आने लगे हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ या किसी पार्टी का मसला नहीं होता है, जनता के भविष्य का मसला होता है। फ्रांस और इजराइल में जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतरी है। नेतन्याहू को कहना पड़ा कि अगर संवाद के जरिए गृहयुद्ध टालने का मौका हो तो प्रधानमंत्री के नाते मैं संवाद के लिए समय लेना चाहूंगा। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आकर कहना पड़ा है कि देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इजराइल की जनता नारे लगा रही है कि अच्छे लोग बुरे कानूनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इजराइल में कई दिनों से प्रदर्शन होते रहे। कभी संसद को घेरा गया तो कभी एयरपोर्ट से लेकर मॉल तक बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक भी बंद रहे इस न्यायिक सुधार के विरोध में। नेतन्याहू को राष्ट्र के नाम संदेश के लिए टीवी पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में आने वाला पूरा हफ्ता वीक ऑफ पैरालिसिस घोषित कर दिया। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, प्रवासी मामलों के मंत्री, पर्यटन मंत्री के घरों के सामने प्रदर्शन हुए। नेतन्याहू के घर के बाहर से प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन मारकर हटाना पड़ा। मंगलवार को वाइड स्प्रेड पैरालिसिस का ऐलान किया गया, मतलब व्यापक रूप से देश को ठप कर दिया जाता, मगर नेतन्याहू टीवी पर आए और कानून को टालने की बात कर गए। इस फैसले का विरोध वहां के रक्षा मंत्री ने किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इससे लोग और भड़क गए। सेना के भीतर से भी नेतन्याहू के न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्हें पता चल गया होगा कि जब लोकतंत्र नहीं रहता है तो सेना उस देश की नहीं, तानाशाह की रक्षा करने वाली इकाई बन जाती है। किसी भी स्वाभिमानी सैनिक को यह बात कैसे पसंद आ सकती है कि वह देश की नहीं, देश के नाम पर एक तानाशाह की रक्षा में अपनी जान दे रहा है। सेना की गरिमा तभी तक है जब तक लोकतंत्र है, इसके बाद वो सिर्फ गिरोह बन जाती है। इसलिए इजराइल में सेना के भीतर से भी इस न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हुआ। सेना में तैनाती का इंतजार कर रहे अफसर भी इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कह दिया कि अगर न्यायिक व्यवस्था में छेड़छाड़ हुई तो वे ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे। हाल ही में यह खबर भी आई कि राजधानी तेल अवीव के पुलिस चीफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। दुनिया भर में इजरायली दूतावासों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेते हुए अपने दफ्तरों को एक दिन के लिए बंद कर दिया। इजराइल की यूनियन ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल करने का आह्वान किया था, जिसमें भारत से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क के इजरायली दूतावासों ने भाग लिया। न्यूयॉर्क में इजराइल के राजदूत ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू के लिए काम नहीं कर सकता और इस्तीफा दे दिया। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में हड़ताल घोषित कर दी, जिसका असर सभी सरकारी अस्पतालों पर पड़ा। राष्ट्रपति आइजक हर्जोग को भी नेतन्याहू से कहना पड़ा कि सभी आपकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं, सुरक्षा खतरे में है, देश की एकता के लिए कानून पर फौरन रोक लगाइए। 24 मार्च को यह कानून रात भर चली बहस के बाद इजराइल की संसद नेसेट की में पास हो गया, लेकिन 3 दिन बाद ही प्रदर्शनों के चलते 27 मार्च को अगली 2 बहसों पर नेतन्याहू ने रोक लगा दी।
जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले जज अपने हिसाब से नियुक्त कर दो, फिर फैसले को अपने हिसाब से लिखवा लो और कहो कि कोर्ट का फैसला है, मानो। कानूनी तरीके से जनता के अधिकार को कुचलने का यह आसान रास्ता हो गया है कोर्ट का आदेश। इसलिए कोर्ट पर हमला हो रहा है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे लोग जज की कुर्सी पर बिठाए जा रहे हैं जो पार्टी के हिसाब से फैसला दें, संविधान के हिसाब से नहीं। मैं इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहा था। ऐसे में वकीलों की फौज का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वकील भी ये सोच लें, एक वकील बनने में कोई जीवन लगाता है, सैकड़ों किताबें पढ़ता है, मगर जज ही पार्टी का आदमी बनेगा तो वकील क्या करेगा? उसकी जगह पार्टी का व्हाट्सएप मैसेज ही चला जाएगा कि क्या फैसला देना है। अगर ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी और मुल्क को चाहिए तो क्या किया जा सकता है? मगर इजराइल के लोगों ने साफ कर दिया, हमें नहीं चाहिए। जनता सड़क पर आ गए कि हमें पार्टी का और सरकार का जज नहीं चाहिए। जनता ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि लोकतंत्र बचाना केवल विपक्ष का काम नहीं, उसका भी है। बहुत दिनों तक सरकार इन प्रदर्शनों को खारिज करती रही, कुछ मामूली चरमपंथियों का विद्रोह बताती रही। अंत में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ गया, न्यायिक सुधार को टालना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि वे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेतन्याहू की पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। आप चाहें तो इस खबर को बीच में पलट सकते हैं। भारत की खबर बता रहा हूं। हाल ही में चीफ जस्टिस को ट्रोल किया गया और ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अमर्यादित अभद्र बातें कही गई इंडिया में। 17 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर नजर डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का गठन संवैधानिक है या नहीं, इस मसले पर चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ में सुनवाई चल रही है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर उनकी सख्त टिप्पणियों ने एक राजनीतिक तबके को परेशान कर दिया और उनके बारे में ट्विटर पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाने लगी। ट्रोल करने वाले ज्यादातर सत्ताधारी दल से सहानुभूति रखने वाले दिखे। इसे लेकर 16 मार्च को 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा कि यह सही नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने यह पत्र लिखा है, जिसे 13 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस पर पूर्व चीफ जस्टिस NV रमना ने भी कहा था कि सोशल मीडिया में जजों पर निजी हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए इजराइल। नेतन्याहू के समर्थक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इजराइल की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो काफी एलीट है, कुलीन है, संभ्रांत है। इजराइल में एक स्वतंत्र कमेटी जजों की नियुक्ति करती है। एक जज की नियुक्ति तभी होती है जब राजनेता और जजों के बीच नाम पर सहमति बनती है। सरकार चाहती है कि उसका दबदबा बढ़े। यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि अमेरिका में जजों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन इजराइल की जनता ने अमेरिका के इस मॉडल को नकार दिया। इजराइल की जनता को शक हो गया कि इस तरह से सरकार अपना जज कुर्सी पर बिठाना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो कोर्ट के इस्तेमाल से जनता के ही अधिकार कुतर दिए जाएंगे। इजराइल के न्यायिक सुधार के तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार की जूनियर पार्टनर बन सकता था। संसद चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। संविधान के बुनियादी तत्वों की समीक्षा और बदलने का राजनीतिक दलों के पास अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू की सरकार जिस तरह के न्यायिक सुधार लाना चाहती है, उस तरह की बातें भारत में भी सुनाई देने लगी है, बस जनता को दिखाई नहीं दे रही है। भारत में भी जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। भारत के कानून मंत्री के बयानों की तमाम हेडलाइन बता रही है कि सरकार किस इरादे से आगे बढ़ सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं है, यह कानून मंत्री का बयान है। सुप्रीम कोर्ट चेतावनी नहीं दे सकता, जनता मालिक है, यह भी कानून मंत्री का बयान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं, यह भी कानून मंत्री का बयान है। कानून मंत्री ने एक ट्वीट को ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट पर कानून मंत्री की तरफ से ऐसी सख्त टिप्पणी की गई है
किरण रिजिजू का यह बयान भी देख लीजिए कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा हैं। यह हेडलाइन भी देख लीजिए कि कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है कि जजों की नियुक्ति पैनल में सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। इन बयानों से कुछ याद आया आपको, या फिर अतीक अहमद के पेशाब करने का लाइव कवरेज देखकर ही सुपर पावर फील करने लगे हैं? इजराइल की बहस की खबरों को पलट कर देखिए। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर सरकार की मर्जी चलाना चाहते थे। इस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां की जनता सुप्रीम कोर्ट की इमारत बचाने नहीं उतरी, वह केवल जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वतंत्र नहीं देखना चाहती थी, बल्कि उसका यह विरोध बता रहा है कि वह न्यायिक स्वतंत्रता में किस हद तक विश्वास रखती है। उसके लिए नियुक्ति का मसला तो है ही, सरकार के नियुक्त जजों के फैसले को लेकर भी चिंता है। इजराइल की जनता को पता है कि अपना जज बिठाकर अंत में जनता के ही अधिकार खत्म किए जाते हैं। भारत के चीफ जस्टिस का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों में जज सक्षम हैं, मगर डर के कारण जमानत नहीं देते। निचली अदालतों में जजों को भय है कि अगर किसी गंभीर मामले में बेल दे देंगे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अगर न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव में यहां तक पहुंचा दिया जाए तब फिर क्या बचेगा? आप नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वतंत्र करके भी न्यायिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जिस फैसले से गई है, उस फैसले की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। इस सवाल का कम से कम ठीक से उत्तर दिया जाना चाहिए था। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो बहुत खतरनाक है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है कि 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला तेज होता है। शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में अपना स्टे वापस लेता है और 27 फरवरी को 1 साल बाद बहस फिर से शुरू होती है। 17 मार्च को फैसला रिजर्व होता है। क्या यह महज संयोग है? चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तो राहुल गांधी को यह भी आदेश दिया गया है कि सांसद के तौर पर जिस सरकारी मकान में रह रहे थे उसे तुरंत खाली कर दे। इजराइल और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की इन खबरों को एक साथ पलटते हुए आपको लोकतंत्र का भविष्य कैसा दिखता है? भारत के चैनलों पर जब तक पेशाब का सीधा प्रसारण होता रहेगा, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आपके विवेक को नष्ट करने की इतनी आजादी आपको कहां मिलेगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।